हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज के चैप्टर में हम पृथ्वी के जितने परिमंडल है, मतलब जितने आवरण है पृथ्वी के चारों ओर, कहा जाता है कि ऐसे आवरणों की रेखा है जिसमें पृथ्वी का पहला जो मंडल आता है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो ये मंडल किस लिए पृथ्वी के चारों ओर स्थित है और इनकी क्या विशेषता है और किस तरह से जीवन को टिकाए रखने में इन आवरणों की जो सहायता है पृथ्वी लेती है। तो इन्हीं परिमंडलों के बारे में आज के चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव जहाँ जीवित रह सकता है। मतलब पृथ्वी है ऐसा जगह है, पूरे ब्रह्मांड में कहा जाता है कि पृथ्वी पे ही जीवन संभव हुआ है। वैज्ञानिकों के द्वारा शोध, खगोल विज्ञान के विद्याताओं के द्वारा खोज शुरू है कि ब्रह्मांड में कहीं ऐसी जगह, कहीं ऐसा नया ग्रह मिल जाए जहाँ पे जीवन संभव हो। पर अभी भी ये एक सिद्धांत ही है, इसका अभी तक कहीं सबूत या साक्ष्य नहीं मिला है जीवन के होने का ब्रह्मांड में कहीं और पृथ्वी के सिवा। इसीलिए सिर्फ कहा जा सकता है कि पृथ्वी इकलौता ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व जैसे भूमि है, जल है, हवा, सभी क्या है पृथ्वी पर मौजूद है। यानी कि पृथ्वी की रचना में जो मिट्टी बनी, जो भूमि का निर्माण हुआ, वो कहीं न कहीं जीवन को टिकाए रखने में सहायता देती है। क्यों? क्योंकि जब खेती होगा, उत्पादन होगा, तो ही लोगों को अनाज मिलेगा और वो भोजन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी, और भोजन की पूर्ति होगी तो उनको एनर्जी मिलेगी और वो कार्य कर सकेंगे। तो इस तरह से जो एक शरीर का संचालन करने में जो भूमि की भूमिका है, जो जल है, जो हमारा शरीर लगभग 70% से ज़्यादा भाग, हमारा जो बॉडी का भाग है वो पानी से बना है। तो जल की ज़रूरत, यह पृथ्वी पे हवा, जो कहा जाता है कि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। आप 3 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से हवा भी एक मूलभूत आवश्यकता है जीवन को टिकाए रखने की, जो पृथ्वी पर ही केवल मौजूद है। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की सतह है, जो भूमि वाली सतह है, उसको भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर स्थित होती हैं या फिर पृथ्वी को मतलब अपने आवरण से घेरे रहती हैं, उसको कहते हैं वायुमंडल। और इस वायुमंडल में होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। लगभग 97% जो पृथ्वी का ऑल ओवर जो भाग है, भूमि के स्थल मतलब महासागरों का और द्वीपों में जो विभाजन हुआ है, उनमें से सबसे अधिक जो महासागरों की संख्या है और उनकी गहराई और चौड़ाई दोनों में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो 97 जल है वो महासागरों में स्थित है। तो जो सबसे बड़ा जो भाग एरिया कवर किया है, जल ने कवर किया है और इसी को कहते हैं जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे कि वर्षा मतलब बर्फ भी एक जलमंडल का रूप है, जल भी जलमंडल का ही रूप है, जल वाष्प भी क्या है जलमंडल का रूप है। तो ये जो बर्फ मिलता है वो धातु रूप में मिलता है, जल एक द्रव्य रूप है और जल वाष्प एक गैसीय रूप है। तो जल के 3 अवस्थाएं मिलती हैं, वो तीनों पृथ्वी पे अपने-अपने रूप में पृथ्वी पर मौजूद है और इन्हीं अवस्थाओं को पूरा मिला के हम इसको कहेंगे जलमंडल। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जब जीव मंडल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे पृथ्वी के ये तीनों स्तर, जैसे आपने देखा होगा कि शहर है, शहर के किनारे से नदी है और नदी शहर के जुड़ी है और वहीं पे जो वायु का स्तर है
यानी वायु तो हर जगह विद्यमान है, तो ये तीनों का जब सम्मेलन या मिलाव होता है, वो एक तरह का जीव मंडल का निर्माण करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? जल, हवा, पानी को मिश्रित रूप को जीव मंडल, जहाँ पे ये तीनों एक साथ उपलब्ध रहते हैं। अब भूमंडल की बात करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जो पृथ्वी की सतह है उसको। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जैसा कि हमने मिट्टी की बात की, तो ये क्या होता है कि चट्टानें होती है। पृथ्वी जब नहीं बना था, तो शुरुआत में क्या थी? चट्टानें थी बड़ी-बड़ी, फिर धीरे-धीरे उन चट्टानों का मिट्टी में रूपांतरण हुआ और मिट्टी से फिर परतें बनती गईं, कई तरह की परतें बनी और उस पर सबसे जो उपजी मिट्टी होती है, उस पे खेती का कार्य होता है। तो इस तरह से जो है मिट्टी जो है सतह पे एक विस्तृत रूप अपना कई बार अवसाद, मतलब अवसाद का मतलब है अपरदन से, अवसादन से ये पत्थर टूटे, बट्टों से फिर कंकड़ बने, कंकड़ से फिर महीन कण बने और इस तरह से कई सालों की प्रक्रिया के बाद मिट्टी निर्माण हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि भूपट्टी में जो चट्टान थे और मिट्टी की परतें दोनों क्या है? भूमंडल का ही एक अवस्था है और इन्हीं अवस्था को क्या कहा जाता है? तो भूमंडल आप कह सकते हो। जिसमें क्या है कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। कि अगर जो भूमि है, तो भूमि में भी पोषक तत्व है। पोषक तत्व मतलब कई ऐसे प्रोटीन्स है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जीव हैं छोटे-छोटे जो भूमि में स्थित है, जो अन्य फसलों को मतलब उसके उत्पादन में सहायता करते हैं। तो ये पोषक तत्वों का भी अपना एक महत्व है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। बड़े को जो बड़ा भूभाग होगा उसको महाद्वीप कहा जाएगा और जो बड़े जलाशयों को कहा जाएगा महासागरीय बेसिन। तो इस तरह से 2 भागों में पृथ्वी को मोस्टली बाँटा जाता है, महाद्वीपों और महासागरों में। आप बताइए कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं प्रशांत जुड़ा है अटलांटिक से, तो कहीं अटलांटिक जुड़ा है अंटार्कटिका से। इस तरह से ये महासागर जुड़े हुए हैं और इन महासागरों से क्या है? महाद्वीप जुड़े हुए हैं। तो इसमें चित्र दिया है विश्व का मानचित्र का, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से स्थलीय भाग और जो है एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्री जल का तल होता है, जैसे कि ये स्तर है, मान लीजिए नीचे एक सतह आ गई समुद्र की और यहाँ पे पानी-पानी है। तो ये जो ऊपरी सतह है, ये मान लीजिए जल का ऊपरी सतह है, तो ये भले यहाँ पे मिट्टी जो महासागरीय भाग है, वो समान रहेगा, लेकिन जो महाद्वीपों वाला भाग है, वो कहीं न कहीं चट्टानों, पहाड़ों से उबड़-खाबड़ बना है। तो ये जो भूपट्टी वाला भाग है, ये बड़ा कहीं ऊँचा होगा, लेकिन जो महासागरों का जो जल का तल है, वो क्या होगा कि सभी जगह समान होगा। तल की ऊँचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कहा जाता है कि कोई क्षेत्र है, क्षेत्र के जगह के मान लीजिए यहाँ पे एक महाद्वीप है और महाद्वीप पे कोई देश का वहाँ पे है, भारत ही मान लीजिए। ये भारत अब ये समुद्र सतह तो समान नहीं होगा ना, महाद्वीप या इस देश की जो सीमा है, जो भूमि स्थल यहाँ से शुरू होता है, इसकी ऊँचाई अलग होगी और यहाँ से जो समुद्र स्टार्ट होता है हिंद महासागर, उसकी ऊँचाई अलग होगी। लेकिन जो हिंद महासागर की सतह है, ऊपरी सतह और ये क्या होगी? हर जगह समान होगी। ये कहीं ऊपर, कहीं ज़्यादा पानी, कहीं नीचे, ऐसा तो नहीं होगा। हर जगह ये समान होगी। लेकिन वहीं पे जब यहाँ पे हम किनारे पे आते हैं, समुद्र तटियों के किनारे जब पत्थर और जहाँ पे भूमि का मिलान होता है, तो यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ इतनी ऊँची दर्रे बने होंगे, फिर यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र होगा, फिर धीरे-धीरे होते-होते ये इलाका चालू होगा जहाँ पे जंगल होंगे, फिर धीरे-धीरे उसके आगे गाँव शहर बसे होंगे। तो ये जो क्षेत्र है, इसको यहाँ से मापा जाता है कि और इसी माप को कहा जाता है शून्य। तो ये रहा हमारा जो पूरा पृथ्वी पे एक महाद्वीपों और महासागरों का कैसे मिलन होता है उसके बारे में, कि ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक, ये पूरा जो क्षेत्र होता है, इतना ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर का एरिया है। फिर
सॉरी हिंद महासागर का, माफ कीजिए, ये हिंद महासागर का एरिया है। और ये पूरा जो है यहाँ इधर से लेकर ये वाला भाग आप गोल करोगे तो ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पे दक्षिणी महासागर आता है साउथ में, फिर अंटार्कटिका आता है साउथ में, उसके बाद आर्कटिक सागर आता है महासागर नॉर्थ में। तो इस तरह से कुल महासागर यहाँ पे विस्तृत है। और ये देखिए जैसे कि मिलान कैसे होता है, तो यहाँ से इस प्रशांत महासागर का अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर का हिंद महासागर से, हिंद महासागर का फिर यहाँ पे प्रशांत महासागर से, इस तरह से ये महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ओके, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि क्योंकि ये कभी कभी पीटी में इसके नंबर को चेंज करके यूपीएससी पूछ लेती है, तो इस हिसाब से आपको 8848 आपको मीटर ऊंचाई याद रखनी है। और साथ में जो विश्व का सबसे ऊंचा माउंट जो शिखर है, वो शिखर है, देखिए शिखर की बात की गई, पर्वत की नहीं। तो जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग जो कहते हैं गर्त कहा जाता है उसको, वो प्रशांत महासागर में है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। तो ये किस तरह से रचना होती है, तो मान लीजिए कि यहाँ जो एरिया है ये महाद्वीपीय एरिया है, और इस महाद्वीप पे इतने बड़े बड़े पर्वत है, शिखर है, इस तरह से। और वहीं पे ये समुद्र का एरिया है, और समुद्र में भी क्या है कि एक सीमा के बाद यहाँ से मान लीजिए कि जल पूरा आवरण है, और एक सीमा के बाद गहराई पे क्या रहता है कि एक सतह होती है समुद्र की, और सतह पे मतलब जमीन मतलब पूरा पानी स्थिर होता है। फिर उसकी भी जो सतह होती है उसमें भी दरारें पाई जाती हैं, ऐसे गर्त पाई जाती हैं, जैसे छेद हो, ऐसे सुरंग बनी हो, उसी को गर्त कहा जाता है। और ये सबसे जो बड़ा गर्त है ये कहाँ मिलता है, तो मिलता है हमें प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई देखिए, मतलब इस गर्त की गहराई की, ये समुद्र है, प्रशांत महासागर का एरिया है, जल है, जल के नीचे निचली सतह है, उस सतह से गहराई कितनी है इसकी, 11,022 मीटर। ये देखिए माउंट एवरेस्ट से भी गहरा जो है ये गर्त है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग, मतलब जो ये माउंट एवरेस्ट है, उससे भी कितना मतलब ऊंचा, अगर इसी मेरियाना गर्त को अगर एक पहाड़ बनाया जाता तो ये माउंट एवरेस्ट से सबसे इतना उससे ज्यादा ऊंचा दिखता। तो उससे डबल, मतलब इस माउंट एवरेस्ट से गहरा तो हमारा मेरियाना गर्त है, यानी इतनी गहराई में ये पृथ्वी का जो छिद्र बना हुआ है। यहाँ पे कुछ फैक्ट था जिनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीक भाषा में लिथस, लिथस का अर्थ होता है कि लिथस शब्द का जो निर्माण हुआ था ग्रीक में हुआ था, जिसका अनुवाद किया गया तो उसका किया गया पत्थर के रूप में। एटमास को कहा जाता है वाष्प, और ह्यूडर को कहा जाता है जल, और बायोमास का मतलब होता है जीवन। तो इस तरह से थोड़े शब्दावलियां हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है जिनको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेर्पा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये दो व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और ये कब चढ़े थे, 1953 में। ये आपको इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है पीटी के एस्पेक्ट से कि कौन व्यक्ति चढ़ा था, पर जीएस के एस्पेक्ट से आपको थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जापान की जुको ताइबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब ये महिला में कौन थी पहली, तो जुको ताइबे थी जापान की, 1975 में चढ़ने वाली। फिर बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो विश्व पे दो पुरुष गए थे जो न्यूजीलैंड और के एडमंड हिलेरी थे, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेर्पा थी। उसके बाद जापान की पहली महिला गई, उसके बाद भारत की महिला थी बचेंद्री पाल, और जापान की थी यूको ताइबे। इस तरह से थोड़े जीएस के एस्पेक्ट से चीजें याद रखनी है। तो मतलब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को देने का मतलब ये है कि इतने बड़े पहाड़ जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, उस पे भी मानव अपनी मतलब
पहचान, अपना अस्तित्व वहां पे स्थापित कर चुका है। अब महाद्वीप की बात करते हैं कि महाद्वीपों के बारे में क्या दिया। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से? जो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस तरह से कुल 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। अब देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा भाग जो है, और इन जो महाद्वीप है उनका सबसे ज्यादा जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे गोलार्धों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक विषुववृत्त रेखा जाती है। इस विषुववृत्त रेखा को 0 अक्षांश कहा जाता है और इसी अक्षांश के उत्तर में कहा जाता है उत्तरी, यानी इसके ऊपर वाला जो भाग होगा वो उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, इसके नीचे वाला जो भाग होगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। और सबसे ज्यादा भाग मतलब सबसे ज्यादा जो महाद्वीप पाए जाते हैं इसी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ओके, अब एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, जो पूरे क्षेत्र का 1/3 भाग कवर करता है। अगर मान लीजिए कि 1/3 भाग का मतलब हुआ कि कोई चीज के 3 टुकड़े हुए, तो उसमें से एक जो टुकड़ा है वो पूरा का पूरा क्या है? एशिया का है। बाकी टुकड़े यानी 2 भाग बचे, उसमें अन्य महाद्वीप बसते हैं। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, उत्तर में आ गया ज्यादा से ज्यादा भाग। अब यहाँ से एक मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में कि यहाँ से एक योमतर रेखा गुजरती है जो प्रधान रेखा है। यहाँ से फिर इसको बांटा जाता है, इधर के भाग को पृथ्वी के पूर्व में और इधर के भाग को पश्चिम में। तो जो एशिया जो है इस क्षेत्र में आता है, तो इसको क्या कहेंगे? एशिया उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है उसको, और यूरोप और एशिया से युक्त भूभाग को यूरो एशिया कहा जाता है। अब ये जो भाग है एशिया यहाँ पे स्थित है और एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो यहाँ पे यूराल पर्वत है, एक बीच में बड़ा सा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। और इन दोनों के भाग यूराल पर्वत को मिला के जो संक्रमित भाग है उसको दोनों को मिला के यूरो एशिया उसको नाम दिया गया है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप पूरे महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो यूरोप की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सी रेखा कौन से महाद्वीप से गुजर रही है और उस रेखा से मतलब जो रेखा गुजर रही है उस पे कौन-कौन से देश आते हैं उस महाद्वीप के। तो ये पीटी के एस्पेक्ट से ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सालों के पेपर आप देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कर्क रेखा से कितने मतलब जब गुजरती है तो कितने देश इस महाद्वीप से गुजरते हुए देखे जाते हैं। तो यूरोप में जो आर्कटिक वृत्त है उससे गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त पे कितने देश आते हैं उसको देखना है आपको। ओके, तो ये देशों के नाम आपको गूगल सर्च कर लेना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक नोट बना के उसमें राइट कर देना है। अफ्रीका अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त यानी 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है, और ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, तो जो विषुववृत्त गुजरता है वो इस महाद्वीप के बीच में से गुजरता है, यानी इसको ये 2 टुकड़ों में बांटता है अफ्रीका महाद्वीप को। ओके, तो इस तरह से अफ्रीका 2 टुकड़ों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आता है। और जो ये रेखा 0 गुजरता है यानी 0 अक्षांश शून्य, इस पे कौन कौन से देश आते हैं इनकी भी सूची एक बना लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा। ओके, आप पाएंगे कि यही ऐसा देश है जिसे होकर कर्क, विषुववृत्त और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब विषुववृत्त तो गुजरता ही है, साथ में मकर रेखा भी यहाँ से गुजरती है, और सॉरी यहाँ ऊपर कर्क रेखा गुजरती है और दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है। तो इस तरह से ये तीनों जो इम्पोर्टेंट है रेखाएं, ये तीनों अफ्रीका से होती हुई गुजरती हैं।
सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो सहारा अफगान मतलब जो रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दो फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। जब आप मैप देखोगे तो इसकी स्थिति का पता चलेगा कि यहाँ अंटार्कटिक है, यहाँ पे कह सकते हो कि हिंद महासागर, इन दोनों का भाग है। यहाँ पे आते हैं तो कैस्पियन और काला सागर आ जाता है, और फिर यहाँ से यूरोप चालू हो जाता है अफ्रीका के। तो इस तरह से ये चारों ओर से महासागरों और महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, ये भी पीटी फैक्ट है। तो अफ्रीका से होकर गुजरती है, इसका नाम क्या है, तो नील नदी है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है, जैसा कि किन किन देशों से होकर गुजरती है उसके नाम बताइए। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा, जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि कहते हैं। ये पनामा जल संधि है। यहाँ पे 3 देश आते हैं। ओके, ये 3 देश कौन-कौन से आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम पनामा जल संधि को लेकर और पनामा को लेकर करंट न्यूज में आया था पनामा, और खासकर यहाँ के जो 3 देश मिलते हैं वो भी आए थे न्यूज में। तो क्यों आए थे और खासकर वो तीनों देश किस तरह से ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करते हैं और इनके क्या महत्व है, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे 3 देश आते हैं, ये तो आप जरूर सर्च कीजिएगा और नोट राइट डाउन कर लीजिएगा। एक खासकर पनामा ही खुद आता है, फिर जल संधि जो बनी है दोनों देशों को जोड़ने की वो आती है। तो इस तरह से इन जल संधि को याद रखना है। तो ज्योग्राफी का जो मैप देखते हैं आप, तो उसमें जल संधियां कितनी हैं, उन सारे जल संधियों से कौन-कौन से जो अलग-अलग देश जुड़ रहे हैं, उनका महत्व, कहाँ-कहाँ स्थित हैं, उनके आसपास के क्या क्षेत्र है, उन सभी को भी आपको ध्यान में रखते जाना है। और आज से ही नहीं, आज से आप मैप को भी देखना शुरू कर दीजिए। वर्ल्ड का मैप है, आप कोई ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर ऑक्सफोर्ड की एक एटलस आती है, उसको भी आप परचेज करके उसमें से मैप का आप अभ्यास कर सकते हैं। ओके, तो इस जल संधि के बारे में देख लेते हैं। तो पनामा इस जो जल संधि है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अब ये उत्तरी अमेरिका है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है इस वाले एरिया पे, यहाँ पे अंटार्कटिक है। तो इस तरह से ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है पूरी तरह से। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग। अब दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग क्या है, दक्षिण में, क्योंकि ये यहाँ से बहुत लंबे में फैला है ना, तो यहाँ से अगर अलग होता है तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। उत्तरी, और जब आप इसकी मैप में स्थिति देखोगे तो उत्तरी यहाँ पे उत्तर में तो आएगा ही, क्योंकि ऊपर है 0 से, मतलब विषुववृत्त से ऊपर है यानी उत्तर में आएगा। और वहीं से आप यमोत्तर रेखा से देखोगे देशांतरों के एस्पेक्ट से, तो ये पश्चिम में दिखेगा। तो इस तरह से इसकी स्थिति उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में बनती है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका अब क्या होगा कि 0 स्थान से नीचे है यानी दक्षिण में आएगा, और इसकी स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पे ये भी पश्चिम में ही स्थित रहेगा। तो इस तरह से ये भी कौन-कौन से महासागरों से घिरा है इसके बारे में हम जरूर बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे तो आपने देखा है कि यहाँ पे प्रशांत महासागर स्थित है और यहाँ पे अटलांटिक है, तो इस तरह से ये दोनों महासागरों से घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसका नाम है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। इस किनारे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एंडीज। ये यहाँ मतलब विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है, मतलब पर्वतों की श्रृंखला में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी 2 हैं, एक तो अफ्रीका में बहती है वो नील नदी है, तो वो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और इसके बाद अमेज़न का नाम आता है। अब जल संधि स्थल होता है
वह सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि का मतलब है कि दो स्थलों को जोड़ता है। यहाँ पे दो स्थल जुड़ रहे हैं। अब ओके, तो इसको स्थल संधि कहेंगे। और जल संधि का मतलब है कि दो जलीय भागों को जोड़ रहा हो, उसको जल संधि कहा जाता है। यानी दो पानी के सकरे भाग हो यहाँ यहाँ, फिर उसको जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, तो जल संधि। और स्थल वाले जोड़ने वाले भाग को कहेंगे जल संधि। तो ये डेफिनेशन आपको माइंड में रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। यानी इसकी स्थिति तो ऐसी है कि ये कहीं महासागर से नहीं महाद्वीप से नहीं बल्कि महासागरों से ही पूरी तरह से घिरा हुआ है। और इसीलिए इसको कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब अंटार्कटिका की बात करें तो यह बहुत बड़ा द्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीपों के मध्य स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए हमेशा यहाँ पे मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। यहाँ की प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। जो यहाँ पे स्थायी जीवन यहाँ पे संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी ठंडी 0 डिग्री सेल्सियस में तापमान जाता है। -0 से और 55, -55, -60, 80, इससे मतलब एकदम कड़क ठंडी होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की अवस्था होती है कि वहां पे मानव निवास संभव ही नहीं है। फिर भी कई देशों के जो वेसल्स हैं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए कई ऐसे प्रोग्राम है जो वहां पे स्थायी होकर रिसर्च करते हैं उस क्षेत्र में। बहुत देशों के शोध केंद्र, यानी वही कहा कि रिसर्च सेंटर से वहां पे बनाए गए। भारत का भी जो शोध सेंटर है जिसका नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। तो ये अंटार्कटिका की बात है। अब अंटार्कटिका की मैप में कैसे देखोगे, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जो दक्षिणी ध्रुव है उसी वही एरिया जो पूरा बर्फ का है उसी को ही क्या कहा जाता है, तो अंटार्कटिका कहा जाता है। अब जलमंडल की बात कर लें कि जलमंडल किसे कहते हैं या फिर जलमंडल के क्या-क्या रूप हैं। तो ये देखिए कि 97.2% जो महासागर पूरे पृथ्वी पे है, यानी जल का जो पूरा आवरण है उनमें महासागरों का एरिया है, और उसमें भी महासागर में कितने हैं, तो 97.2% जल है। और सिर्फ 2.77% महाद्वीप स्थित है। यानी इतने भूभाग पे महाद्वीप है और इतने भूभाग पे क्या है, तो जल है। तो उनमें से भी यहाँ पे बंटवारा किया है कि जल का कि 2.77 जो ये भाग है, इसमें जल का जो भाग है ये हिम चादरों से भूगर्भ में स्थित जल का जो भाग है, साथ में पीने योग्य है। ये जो पानी है ये क्या है कि पीने योग्य नहीं है, लेकिन ये जो पानी है पीने योग्य है, लेकिन ये कई रूपों में पाया जाता है। बर्फ के रूप में, नीचे भूमि में जो जप्त जल होता है उसके रूप में, नदियों में, कुआओं में, इन सबको मिला के इतने प्रतिशत जल बनता है और जो पीने लायक है। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित आते हैं। कि जलमंडल में अगर क्वेश्चन आता है कि जलमंडल के स्रोत कौन-कौन से हैं या फिर जल के स्रोत कौन-कौन से हैं, तो ये सभी का ऑप्शन आएगा। आपको सभी को राइट करना होगा। ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि महासागर, नदी, झील, भूमिगत जल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जलवाष्प जो होता है उसके जल को लेकर बच्चों में हो जाता है कि क्या उसको कंसिडर करें कि वो भी जलमंडल का भाग है कि नहीं, जल का स्रोत है कि नहीं, तो वो है। तो इसको आपको खासकर पीटी के एस्पेक्ट से ध्यान में रखना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पर जल भाग है 71% पृथ्वी है, उसमें से 71% भाग महासागरों का है और 29% भाग महाद्वीपों का है। उसमें भी जो 71% का 100% कर दीजिए जल है, उसमें से 97% जो जल है वो उसमें महासागरों में स्थित है जो खारा है, यानी पीने योग्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये मैप दिया है कि महाद्वीप है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका ऐसे, यूरोप है छोटा सा, एशिया है बड़ा, फिर अफ्रीका आता है। ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पे जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये दक्षिणी ध्रुव पे
अंटार्कटिका आता है। शेष जल का बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ये भी एस्पेक्ट आ सकता है कि शेष जल कहाँ-कहाँ उपलब्ध है, तो हिमनद, भूमिगत जल बर्फ में स्थित है। जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की जो कमी महसूस करते हैं। कि नीले ग्रह तो है, पानी की तो खूब भरपार है पृथ्वी पर, फिर भी वो पानी पीने योग्य ना होने के कारण हम पानी की कमी को झेलते हैं। अब महासागरों की बात करें तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब महासागर की बात की जा रही है कि इस तरह से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कभी वो ठहराव वाला नहीं होता, क्योंकि उसमें हमेशा एक गति रहती है जो जल को एक स्थान से दूसरी जगह प्रभावित करती है। और इसी के कारण क्या होता है कि उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा आता है, महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां मतलब विद्यमान रहती हैं। सबसे बड़े से लेकर छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, फिर अटलांटिक आता है महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ओके, तो इस तरह से कुल 5 महासागर हैं। अब यहाँ पे महासागरों का दिया है। थोड़ा सा ये तट रेखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से जो महासागर है तरंगे और ज्वार भाटा के कारण ये तट पे टूट जाते हैं, और टूटने के कारण इस तरह से जो दांत जैसे नहीं टूट जाता है, इस तरह से रेखा बन जाती है, इसको कहते हैं दंतुरित तट रेखा। तो ये डबलिन में इस तरह की दंतुरित तट रेखा पाई जाती है। अब डबलिन कहाँ पे, तो अफ्रीका का ही एक भाग है। तो आगे देखते हैं महासागरों के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। देखिए कि पहले तो जल 1/3 एशिया है जो 1/3 भाग में है। महाद्वीपों में बात करें तो जो एशिया का जो क्षेत्र है वो 1/3 भाग कवर करता है। वहीं पे महासागरों में बात करें तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र हो वो 1/3 भाग को कवर करता है। ओके, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना, जो मरियाना गर्त है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये किन-किन जो महाद्वीपों से जुड़ा है, तो एशिया से जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा पीटी का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशांत महासागर की स्थिति को बताइए कि उसके साथ कौन-कौन से महाद्वीप संलग्नित हैं, इस तरह से। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी में एस अक्षर का आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर है और इसके दक्षिणी अमेरिका, यानी इसका पश्चिमी जो किनारा है, ऐसे जो एस आकार का जो यहाँ पे मान लीजिए कि अटलांटिक है, और अटलांटिक के यहाँ पे पश्चिम यही हुआ पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पे क्या है कि उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे क्या है दक्षिणी अमेरिका, और इसके यहाँ पे है अफ्रीका। जब आप मैप देखोगे आपको पूरी तरह से उसकी कल्पना करने लगोगे कि ये देश, ये महाद्वीप यहाँ पे स्थित है, तो बहुत आसान हो जाएगा चीजों को करना। फिलहाल तो इतना रफ वर्क में आप समझ सकते हैं। और फिर अब ये पश्चिमी तो दो महाद्वीप आ गए। इसके अब पूर्व में बात करें तो पूर्व में कौन-कौन से, तो यूरोप है और अफ्रीका है। अफ्रीका नीचे आ जाता है इसके, और उत्तरी गोलार्ध पे यहाँ पे जो पूर्व में है कौन आ जाता है, यूरोप आ जाता है। अनियमित दंतुरी तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तो आते ही हैं, साथ में यूरोप के बीच में स्थित है, यूरोप और अफ्रीका के बीच। तो इन क्षेत्रों से व्यापार अधिक होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा तीव्र और गति और व्यस्त यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से व्यस्त महासागर देखा जाता है। अब दंतुरित यहाँ पे तट रेखा की बात की गई है, तो ये दंतुरित तट रेखा का क्या उपयोग है इसके बारे में। ये पोताश्रय का मतलब है कि जो समुद्र में जाकर और बहुत सारे शोध करते हैं उनके लिए, बंदरगाहों के लिए बहुत सुलभ स्थिति देता है। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये दंतुरित है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा
महाद्वीप है। महाद्वीप का ये क्षेत्र है जहाँ पे तटीय रेखा है। तट रेखा के मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़े पत्थर है। अब पत्थर हैं तो यहाँ पे समुद्र की लहरें आ रही हैं और इसको तोड़ दे रही हैं, तो इसकी एक स्थिति हो रही है जिसमें टूटा-फूटा सा किनारा है। अब टूटा-फूटा किनारा है यानी यहाँ पे क्या है कि मलबा जमा नहीं है, यहाँ पे सीधा का सीधा जल है, समुद्री जल है। ओके, समुद्री जल है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बंदरगाह के लिए एक स्थिति होगी क्योंकि यहाँ पे लंगर डाल सकते हैं। मतलब जितने भी बंदरगाही हैं वो लंगर डाल के वहाँ पे बड़े-बड़े बंदरगाहों के लिए वो सुलभ होगा। फिर पोताश्रयों के लिए भी होगा कि वो जाके शोध कर सकते हैं और मलबा नहीं है, मुख्य इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मलबा और बाकी सब कचरा नहीं है तो जहाजें खड़ी हो सकती हैं, तो व्यापार आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये लाभ पहुँचाता है दंतुली तटरेखा। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। अब देखिए कि अंटार्कटिक महासागर है वो एस आकार का है और जो हिंद महासागर है वो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आते हैं। तो यहाँ पे ये देखोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया तो इधर है और यहाँ पे यूरोप आ जाता है। तो इस तरह से ये देश इसके बीच में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी दक्षिणी महासागर जो है दक्षिण में स्थित है और अंटार्कटिका महासागर के चारों ओर स्थित है। अब कैसे कि पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है तो पूरा बर्फ का एक पूरा क्षेत्र है, ग्लेशियर है वहाँ पे। अब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है दक्षिणी महासागर है और दक्षिणी महासागर की जो रेखा तय होती है उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। यानी ये जो अक्षांश 60 तक आता है, 60 के बाद क्या होता है 60, 70, 80, 90 तक क्या हो जाता है बर्फ की रेखा हो जाती है। तो ये तो यहाँ पे महाद्वीप हो गया और बाकी जो क्षेत्र हो गया वो दक्षिणी महासागर हो गया। आर्कटिक महासागर की बात करें तो वो ये उत्तर ध्रुव पर स्थित है। अब आर्कटिक की बात करें तो जैसे यहाँ पे दक्षिणी महासागर स्थित है तो आर्कटिक यानी ये उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर और ये भी उत्तरी ध्रुव के पास ही स्थित है और ये भी क्या है कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ही स्थित है यानी सेम स्थिति इसकी जैसी लेकिन इसको दक्षिणी महासागर कहा जाता है और इसको आर्कटिक महासागर कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। किससे तो प्रशांत महासागर से जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो मैप देखोगे तो वहां पे बेरिंग जल संधि होगी उसको आप मैप में पहचान अवश्य कीजिएगा क्योंकि ये पीटी के कितनी बार पूछा जा चुका है पीटी में। बेरिंग जल संधि किन किन जल स्रोतों से जुड़ी हुई है तो अंटार्कटिका और प्रशांत से जुड़ी हुई है और जिस जुड़ी हुई है उसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो आर्कटिक महासागर है ये किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों के साथ फिर यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में इस तरह से कुल 5 मंडल होते हैं। अब वायुमंडल किसे कहते हैं तो गैसों के आवरण को ही क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है अन्य गैसें होती हैं तो इसी को क्या कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल के स्तर की बात करें तो वहाँ पे 5 मंडल है। अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सतह है धरातल है भूपट्टी वाला भाग है। अब इससे कुछ ऊंचाई पे क्षोभ मंडल स्थित है जहाँ पे जहाज वहाज हम देखते हैं वहां तक क्षोभ मंडल उड़ता है क्षोभ मंडल वाला एरिया है। उसके बाद का ऊपरी सतह आता है उसको कहते हैं समताप मंडल। संताप मंडल के बाद जो ऊपरी आता है उसको दक्षिणी सॉरी मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल होता है यहाँ पे आयनोस्फीयर वाला आयनों का मात्रा अधिक होने से यहाँ पे आयन मंडल कहा जाता है और आयन मंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं बहिमंडल। यहाँ पे किसी तरह का आवरण नहीं होता किसी तरह की गैस नहीं होती है और ये पूरी तरह से मुक्त इलाका होता है और यहीं से अंतरिक्ष चालू हो जाता है तो इसको बहिमंडल कहा जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि क्षोभ मंडल है तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां संभव है जैसे कि क्षोभ मंडल में जहाज उड़ाए जा सकते हैं इस तरह के गुब्बारे उड़ाए जा सकते हैं। संताप मंडल है तो उसमें क्या क्या संभव है तो रॉकेट छोड़े जा सकते हैं। मंद मंडल है तो किस लिए इस्तेमाल होता है
ये आयन मंडल है तो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये रेडियो मतलब रिमोट सेंसिंग जो भी क्षुद्र ग्रह भेजे जाते हैं, मानव निर्मित ग्रह, उपग्रह, उनके जो कम्युनिकेशन के लिए ये आयन मंडल बहुत लाभदायी होता है। तो इस तरह से ये जो मंडल है इनके क्या महत्व है और कितने लेयर के बाद इनकी ऊंचाई क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इनको डिटेल में। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिनसे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता भी है। अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य की बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव किरणें आएंगी, आने से सीधा सीधा वो मानव शरीर और मानव जीवन, साथ में कोई भी सजीव वस्तु, पौधे, पेड़, प्राणी, सभी को नुकसान पहुंचाएगी। तो उस जो हानिकारक किरणें हैं उनको रोकने के लिए ये वायुमंडल एक छन्नी का काम करता है। तो उससे जो है किरणें छन के आती हैं और शुद्ध रूप में पृथ्वी पर एक स्वच्छ किरणों की सुलभता प्रदान करती हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है हवा में, इसलिए दोनों को मिला के 99% हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन 78% है की भूमिका निभाता है, वहीं पे ऑक्सीजन 21%। और बाकी सब गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो 0.0004% है। फिर आर्गन है 0.0006%। इस तरह से बहुत कम मात्रा में होते फिर भी उपलब्ध होते हैं। और इस तरह से ये सारी गैसें मिला के 1% का निर्माण करती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये ऑक्सीजन तो सबको पता ही होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है सांस लेने में, लेकिन जो नाइट्रोजन की भूमिका है ये इम्पोर्टेंट आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन प्राणियों के साथ साथ पौधों के लिए भी लाभदायी होता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी एक मात्रा तक हमें भी गर्मी, यानी पौधों के विकास के लिए गर्मी आवश्यक है, लेकिन जब यही CO2 अधिक से अधिक गर्मी अवशोषित करेगा तो क्या होगा कि इससे समस्या उत्पन्न होगी, कि जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होगी। कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तापन भुवन होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए CO2 भी कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब CO2 है तो वो अधिक से अधिक ताप को अवशोषित करेगा और उससे क्या होगा कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो अन्य जो महाद्वीप हैं उनके अस्तित्व पर खतरा होगा, डूबने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा गर्मी शोषण भी CO2 के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रोको, पूरे देश एक वैश्विक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। ऊंचाई के साथ-साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी जैसे-जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वायुमंडल का अस्तित्व भी कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है। कुछ ऊंचाई के जाने के बाद हवा में कमी आएगी, उसकी ऊंचाई के बाद जाने के बाद तापमान में कमी आएगी, तो कहीं तापमान में वृद्धि आएगी। तो इस तरह से परिवर्तन होता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तेजी के साथ क्या है कि हवा घटती है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अब मान लीजिए माउंटेन एवरेस्ट की बात की हमने, तो अगर वहाँ पे पर्वतारोही जा रहा है, तो कहते हैं ना कि वो लोग एयर बैग लेके जाते हैं कि उनको अगर क्योंकि जमीनी स्तर पे तो ऑक्सीजन सबके लिए सामान्य उपलब्ध है, लेकिन जैसे-जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आने लगती है और ऊपर जाते हैं तो और उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। और इस तरह से जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी और जैसे-जैसे ऊपर चढ़ेंगे उनकी मतलब क्या है शारीरिक क्षमता पूरी तरह से जवाब दे देगी।
तो इसलिए वो बैग लेके चलते हैं, ऑक्सीजन बैग। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे हम पढ़ते हैं कि ये जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो इस तरह से ये वायुमंडल का एक भूमिका है। अब यहाँ पे एक जैवमंडल की पूरी संरचना दी गई है कि जैवमंडल या फिर जीवमंडल किसे कहेंगे। तो देखिए, जब नदी, भूमि और ये वायुमंडल मिलते हैं, यानी जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों एक जगह मिलते हैं, इनको कहते हैं एक जैवमंडल। यानी ये दशा को कहा जाता है जैवमंडल, जहाँ पे जीवन ज्यादा अधिक सुलभ हो जाता है प्राणियों के लिए, मानव के लिए, पौधों के लिए, इनके विकास के लिए। अब इसकी बात करें कि पर्वतारोही जो ऊपर जाते हैं और हवा कम होती है, और हवा कम होने के साथ साथ तापमान भी घटता है। तापमान घटने से दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने से वो उनके वही की शारीरिक थकान उनको ज्यादा महसूस होती है। साथ में क्या होता है कि देखिए, एक वो वायुमंडल का एक कॉन्सेप्ट है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। मतलब हवा का बहाव हमेशा ऐसा ही होता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। इस तरह से मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे सब जगह हवा समान है। ये हवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वायु जो है सभी स्तर पे समान है। यहाँ पे जो हवा का संक्रमण होगा वो सामान्य होगा, यहाँ से हवा यहाँ जाएगी। लेकिन यहीं पे दूसरा उदाहरण दूं तो मान लीजिए कि ये हवा का स्तर यहाँ पे अधिक है, वायु अधिक है, और यहाँ पे वायु का स्तर कम है, यहाँ पे दबाव कम है और यहाँ पे दबाव अधिक है। तो क्या होगा कि चीज कैसे हो जाएगी? तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरह से बहेगी, क्योंकि जो भारी चीज है वो हल्की चीज की ओर मतलब उस तरह गति करेगी। इसी तरह से हवा भी वर्क करती है। जैसे कि आपने देखा होगा शीशो आता है जिसमें बच्चे बैठते हैं, खेलने वाला चीज आता है, इसमें एक व्यक्ति बैठता है इधर और एक व्यक्ति इधर बैठता है। ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो कोई हवा का ना इधर संक्रमण होगा ना ही इधर। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे जो इसका वजन अधिक है वो यहाँ पे बैठता है जिसका वजन 70 किलो या 60 किलो है, और वहीं पे एक बच्चा बैठता है जो 10 किलो का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कम वाला बच्चा है, ये इसका वजन अधिक होगा तो नीचे बैठेगा, और इसका वजन कम है तो ये क्या होगा कि ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इसलिए हवा जब यहाँ पे बैठ रही है तो इस तरह से गति करेगी और फिर ये लो प्रेशर बनेगी, फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाएगी, फिर इस तरह से ये चक्र बनता है। तो इस तरह से क्या होती है कि हवा हाई प्रेशर यानी एक वजनदार हवा नीचे बैठी, नीचे बैठने के साथ साथ वो फिर वो गति में आएगी, फिर वो जाएगी खाली वाले एरिया में जहाँ पे लो प्रेशर है, यानी निम्न दबाव वाला एरिया, मतलब जहाँ पे गर्मी है, गर्मी के कारण हवा हल्की हो गई है, वो वाला एरिया को निम्न दबाव वाला एरिया कहते हैं। और उच्च दाब वाला एरिया उसे कहते हैं जहाँ पे हवा भारी है, जिसमें ठंड है, ठंड होने से हवा क्या हो जाती है, थोड़ी सघन हो जाती है, इसलिए उसमें दाब बढ़ जाता है और वो उसको ही उच्च दाब कहते हैं। तो इस तरह से ये रोटेट होता है। तो और यही वायुमंडल का असली संघनन है, जिसके कारण वायुमंडल के कारण जो है जलवायु स्थितियां बदलती रहती है, हवाओं की दिशा बदलती रहती है, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है ये हर जगह समान ही होता है। मान लीजिए कि ये महासागर वाला एरिया पे ये स्थिति है, लेकिन वहीं पे महाद्वीपों वाला एरिया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे स्थिति अलग होगी, और जहाँ पे समतल एरिया है वहां पे स्थिति अलग होगी। इसीलिए इन जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो वायु होती है हर जगह पृथ्वी पे अलग अलग स्तरों पे पाई जाती है, लेकिन पाई हर जगह जाती है। ओके, इसी तरह से ये चीजों को समझना है। अब जीवमंडल की बात करें तो जीवमंडल जो स्थल है, जल स्थल के मिलने से जल और हवा तीनों के बीच एक सीमित भाग होता है, और उसी को क्या कहते हैं, जीवमंडल। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां
हैं जो सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। यानी बड़े से बड़े जानवर से लेकर एक सूक्ष्म कण का फंगस, कवक, सूक्ष्म जीव, कीड़ा कोई भी मान लीजिए जो हमें दिखाई तक नहीं देते, ऐसे जीव वहां अपना जीवन गुजर करते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं और यही इसी जुड़ाव से ही ये क्या होता है कि संतुलन स्थापित होता है पर्यावरण में। और इसी को पूरा एक रूप दे दोगे तो आप क्या कहोगे? पारिस्थितिकी तंत्र। इस तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत, यानी जानवरों का और क्या कहते हैं पादपों का, यानी पौधों की जगत में विभक्त किया जाता है प्राणियों को। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि कोई लकड़ी है उसका कटाव तेज हो रहा है और वहीं पे कोई जानवर है उसको खाने की तीव्रता है। तो कहीं न कहीं इससे क्या हुआ कि अगर व्यक्ति है, मानव है, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटेगा और नुकसान करेगा उनका, तो अन्य जो प्राणी हैं उनके खाने-पीने, भोजन की तकलीफ हो जाएगी। फिर वो उनके शिकार के लिए लोग आगे आएँगे। तो इस तरह से क्या होता है कि पृथ्वी पर पर्यावरण पे असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इसी असंतुलन को हमेशा हमें टालना चाहिए और संतुलन बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसी इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरों के जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब है कि अगर मानव ने प्रकृति पर अपनी जीत हासिल कर ली या फिर उस पे सर्वोपरि बन गया, प्रकृति का राजा बन गया, तो वो नदियों को, पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है। अगर वो सिर्फ़ नदी का पानी का इस्तेमाल करके नदी में ही फिर गंदा पानी छोड़ रहा है, केमिकल वाला पानी या फिर घरेलू जो साबुन सर्फ़ वाले पानी होते हैं वही जाते हैं, तो नदी में भी तो अन्य जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं, अन्य जीव जो उसका पानी पी रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं उस नदी पे निर्भर होते हैं। तो वो मनुष्य ने तो अपना लाभ उठाकर उस पानी को छोड़ दिया, फिर भी मनुष्य को तो उस जल की आवश्यकता पुनः होगी ही। साथ में जो वो व्यक्ति जो उससे जुड़े हुए तत्व हैं, जो जानवर हैं, जो जल के अंदर जीव हैं, उनको भी वो जो प्रदूषित जल है नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरह से एक असंतुलन वाला भाव क्रिएट होता है, जब हम इस तरह बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते और चीज़ों का बिना धैर्य किए ही उपयोग करते हैं तो। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इससे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग करने की आवश्यकता है। कि अगर जल है, जल के स्रोत को हम बेबाक तरीके से उपयोग में ला रहे हैं, उसकी सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, उसमें कचरा, प्लास्टिक चीज़ें, केमिकल डाल रहे हैं, तो हमें ही जल जैसे कि हमने पढ़ा कि सिर्फ 2.7% जल है और उस जल का भी उसमें भी कम जो है सबसे कम भाग 0.33% भाग ही पीने लायक हमारे पास है, मतलब नदियों के रूप में, जल के रूप में। तो उस जल को यानी हमारे पास जल का इसका मतलब क्या हुआ कि जल की कमी है हमारे पास। फिर भी हम जल को किस तरह से ट्रीट करते हैं एकदम ऐसा कि बुरी तरीके से कि उसमें केमिकल प्लास्टिक चीज़ें सब डाल रहे हैं। अब ये डालने से पानी तो प्रदूषित हो रहा है, साथ में उसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण फैल रहा है और जहाँ-जहाँ नदी जाएगी उसका जल का उपयोग करने वाले जानवर, पौधे और ज़मीन साथ में जो जलीय जीव हैं उन सबको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जलमंडल जो है दूषित हो रहा है। उसी हिसाब से मानो अगर जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी तापीय विद्युत यंत्र हैं, उद्योग हैं, वो कहीं न कहीं धुआँ छोड़ते हैं। तो धुआँ से क्या होता है कि मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। CO जोड़ के जब CO बनते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बार जुड़ते हैं, 2 कण, तो वो CO2 का निर्माण करते हैं। इस तरह से जब धुआँ
का निर्माण होता है तो CO2 बनता है, और CO2 बनने से क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा, CO2 गर्मी का अवशोषण करता है, यानी जो तेज किरणें होती है, गर्मी होती है, उसका शोषित कर लेता है, और शोषित करने से क्या होता है कि वो तो पृथ्वी के धरातल पे रहता है, यानी पृथ्वी के धरातल पर रहेगा तो उसके तापमान जहाँ-जहाँ वो गैस रहेगा, जहाँ-जहाँ अधिक शोषण हुआ होगा मतलब तेज किरणों का, वहाँ-वहाँ क्या होगा कि तापमान तीव्र होगा, यानी वहाँ पे गर्मी अधिक होगी, और गर्मी अधिक होगी तो क्या होगा कि जिस क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलेंगे और वही समस्या आएगी। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी, तो और वायु भी प्रदूषित होगा। तो 2 चीज़ें देखिए कि जलमंडल का भी नुकसान हो रहा है, स्थलमंडल का भी नुकसान हो रहा है, और वायुमंडल का भी इस तरह से अतिक्रमण करने से नुकसान हो रहा है। तो जो भी हमारे पास संसाधन है, पृथ्वी पे जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको हमें एक बैलेंस के साथ उपयोग हमें संयम तरीके से करना है, संतुलन बना के करना है। तो आई होप कि इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आए होंगे।